जिस तरीके से राजनीति होती है, क्योंकि राजनीति की परिभाषा यही है कि आप निष्ठा रखें, उसी को देखकर यह अंदाजा लगता है कि भाई आप अशोक गहलोत के यसमैन रहे होंगे, तभी इतनी उम्मीद से। तो उन्होंने पार्टी अध्यक्ष भी थे, तो उन्होंने मेरे को बुला के कहा कि लड़के तुम चुनाव लड़ लो। मैंने कहा सर किस खुशी में, कहाँ से लड़ लूं? बोल बायोडेटा से टिकट कहाँ मिलते हैं? किसने बायोडेटा से टिकट मिलते? बायोडेटा से टिकट नहीं मिलते, और ना ही टिकट भंडारे करने से मिलते हैं, ना ही टिकट। अब कलेक्टर साहब एक बात बताइए, आप इतने पदों पे रहे हैं, आपने तमाम सरकारें देखी हैं, बीजेपी भी देखी है, कांग्रेस भी देखी है। अभी जब आप कलेक्टर थे, अंतिम दिनों में हो सकता है कि अंतिम दिनों का एपिसोड हो, एक फोन टैपिंग का मामला बड़ा चर्चा में रहा था और बीजेपी लगातार कांग्रेस पे हमलावर रही थी। क्या फोन टैपिंग होती है क्या राजनीति में? अच्छा, एक दूसरी चीज और बताइए कि आप जिला कलेक्टर थे उस समय, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हुआ करते थे, सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री थे, फिर दोनों में अदावत हुई। सचिन पायलट अपने हेलीकॉप्टर को, प्लेन को लेके और मानेसर जाके बैठ गए। उस दौरान आप प्रशासन का हिस्सा थे, अफरा तफरी मची थी प्रशासन में, गहमा गहमी छा गई थी, अचानक से क्या हुआ? एक प्रक्रिया ये जानना चाह रहा हूं कि मैं, आप कलेक्टर रहे थे, आप तो चलो उससे पहले रिटायरमेंट हो गए थे, लेकिन आपने दोनों का कार्यकाल देखा, कभी आपको ऐसा लगा कि अशोक गहलोत की तरफ से या उसके खेमे की तरफ से कोई आया हो और आपको एक पर्ची दे के गया हो कि ये काम इनका रोकना है, ये काम इनका करना है? सचिन पायलट को तो मैंने भी किस खुशी में बोल साहब वो युवा हैं, तो मैंने युवा हैं तो भाई देखो, युवा के तो लक्षण ये है कि भाई फिल्मों में काम कर सकता आदमी। युवा होने से तो फिर युवा है तो देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना दे, पार्टी का कांग्रेस का अध्यक्ष क्यों नहीं बना दे? जिन्होंने सचिन पायलट का नाम लिया उस इंटरव्यू में और जिन्होंने गहलोत का नाम लिया, क्या आपने उसको एक बार खंगाल के देखा उस हिस्ट्री को कि भाई कौन से बच्चे फेल हुए हैं, कौन से पास हुए हैं? आउट हो रहा है पेपर, क्या पेपर लीक हो रहा है, वो एक अलग मुद्दा है, उसमें हो सकती है, क्योंकि बहुत से लोगों के हाथ में जाता है पेपर और वो लीक हो सकता है, पैसे में किसी का भी ईमान बेचा जा सकता है, खरीदा जा सकता है। लेकिन 5 सवाल, 10 सवाल, 100 सवालों में से 150 में से हर पेपर में गलत होते हैं। कितने बच्चों का भविष्य खराब होता है, कोर्ट की शरण लेनी पड़ती है उनको। फिर चलते चलते एक सवाल और सर, अब कि आजकल आरक्षण की विसंगतियां बड़ी देखने को मिल रही हैं। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है, आरक्षण के हिसाब से सीटें निर्धारित नहीं है उसमें। कौन संस्था है जो इसको देखती है? और तो आरक्षण विसंगतियां हैं, ये जो वहां सत्ता में बैठे लोग हैं या फिर जो वहां अधिकारी लोग बैठे हैं उनके लिए बहुत छोटी है, लेकिन किसी की जिंदगी और मौत का सवाल होता है। वो बोले एक तुम ही नहीं तन्हा उल्फत में मेरी रुस्वा, इस शहर में तुम जैसे दीवाने हजारों हैं। वो जयपुर शहर के पूर्व कलेक्टर रहे जगरूप सिंह यादव आज हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए, क्योंकि 2023 के चुनाव बेहद नज़दीक हैं और चर्चाओं का बाजार गर्म है कि कलेक्टर साहब भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कलेक्टर साहब, इन दावों में और इन अफवाहों में, ये क्या ये कोरी अफवाहें हैं या फिर इनके पीछे कुछ सच्चाई है? इसमें मैं महेंद्र जी ये कहना चाहूँगा, आधी हकीकत आधा फसाना है ये। ऐसा कोई पूर्व तैयारी वो नहीं है। मैं लोक जीवन से जुड़ा रहा हूँ। आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे क्षेत्र के गुरुओं के ऋण से, माता पिता के ऋण से, बुजुर्गों के ऋण से, अग्रजों के ऋण से, उनकी शुभकामनाओं से मैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा में प्रथम पोजीशन हासिल की और विभिन्न पदानुसांगों पे, महत्वपूर्ण पदानुसांगों पे मैंने कार्य किया। तो ऐसे में पदानुसांगों के दौरान जब लोगों से रूबरू हुआ तो मैंने हमेशा खुली डोर पॉलिसी रखी। मैंने कभी भी किसी भी पद पे रहते हुए पर्ची लेके नहीं मिला लोगों से। तो लोगों से मिलने में मैंने हमेशा सुविधा दिया, सहूलियत दी, उनकी बात सुनी और यथाशक्य मैंने उनकी जैसे समस्याओं का निवारण करने के लिए हमेशा ही बिना किसी भेदभाव के कि वो कहाँ का है, कौन जात का है, कौन मजहब का है, कौन धर्म का है, किस लिंग का है, किस गोरा काला, इन सारे भेदों से अभेद दृष्टि रखते हुए कि ये मानते हुए कि लोक जीवन में लोक सेवक का दायित्व लोक सेवा देना है और हम उनके नौकर हैं और वो जनता है वो मालिक है, ये ध्यान में रख के, ये लक्षित करके चलने से मैं समझता हूँ कि ये रूपक उभर के आए कि शायद ये तो शायद चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि राजनीति भी समाज नीति का हिस्सा है। और पूर्व में जब मैं जयपुर जिला कलेक्टर था तब भी इस बात की बहुत ज़ोरों से चर्चा थी कि जयपुर ग्रामीण से
कलेक्टर साहब को पार्टी अमुक पार्टी का कांग्रेस का जिसका नाम था नहीं, ये अफवाहें उड़ती क्यों हैं? क्या अशोक गहलोत से आपकी नज़दीकियाँ कुछ ज़्यादा हैं क्या? क्योंकि बिना नज़दीकियों के और जात के आधार पे तो किसी को नेता नहीं माना जाता। तो आपकी जो नज़दीकियाँ हैं, उनके आपकी नज़दीकियों के संदर्भ को देखते हुए लोग ऐसा अनुमान लगाते हैं। क्या वाक़ई में इतनी नज़दीकियाँ हैं क्या आपकी? नहीं, मैं महेंद्र जी कहना चाहूँगा कि देखो उनको मेरा काम पसंद है और उन्होंने बिना मांगे, बिना किसी राजनीतिक प्रभाव डलाए, बिना किसी जानकारी के उन्होंने मुझे 2 अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पे मेरी नियुक्ति की और मुझे चयनित किया। जैसे जयपुर में संयुक्त नगर निगम का मुझे सीईओ बनाया। उस समय तत्समय मुख्य सचिव अधिकारी को रिप्लेस करके मुझे लगाया उन्होंने। तो ये नेचुरली उनको मेरे पे एतमाद या भरोसा था, तो ये उनका मैंने हमेशा ये कोशिश की कि अगर शासन प्रशासन ने मुझसे कोई उम्मीद रखी है कि मैं अपना कार्य अच्छे से करूं, कुशलतापूर्वक करूं, और तत्कालीन बोर्ड में जैसे 6-7 सीईओ असफल होके चले गए थे, उसके पश्चात मुझे चुनना, तो ये बहुत चुनौतीपूर्ण था। ऐसे ही मुझे जानकारी भी नहीं थी, उन्होंने मेरे को जयपुर कलेक्टर लगाया। हर आईएएस अधिकारी का सपना होता है, बल्कि हर अधिकारी का सपना होता है कि वो जयपुर का कलेक्टर बने या चीफ सेक्रेटरी बने। तो मुझे ये अवसर उन्होंने दिया, तो ये उनको मेरा काम पसंद है, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये ओपन डोर पॉलिसी से मैं जहाँ पे भी जिस भी पदानुसांग पे रहता हूँ, तो मेयार ये रहता है, स्टैंडर्ड ये रहता है कि शासन प्रशासन के समक्ष कोई शिकायतें भी कम जाती हैं। लोग कहते भी हैं कि साहब कलेक्टर आपने अच्छा लगा रखा है, सीईओ अच्छा लगा रखा है, सबके काम कर देता है। और मैं मानता हूँ सेवा प्रदाता में, जैसे मैं कलेक्टर था तो मैं किसी से पर्ची नहीं लेता था। सुबह 9 बजे से लगायत शाम 7 बजे तक कोई भी आदमी मुझसे कभी भी किसी भी समय मिल सकता था। अगर आपकी बातों से अगर अंदाजा लगाएं तो ये लगता है कि आप अशोक गहलोत के यस मैन रहे हैं। नहीं, राजनीति में जब भी कोई जाता है, राजनीति का एक उसूल है कि अगर आपकी नेता में निष्ठा नहीं है तो आप राजनीति कर नहीं पाएंगे। जिस तरीके से राजनीति होती है, क्योंकि राजनीति की परिभाषा यही है कि आप निष्ठा रखें, उसी को देखकर यह अंदाजा लगता है कि भाई आप अशोक गहलोत के यस मैन रहे होंगे, तभी इतनी उम्मीद से आप बैठे हैं कि हो सकता है कि मेरा भी नंबर आए। मैं इसको ऐसे कहना चाहूँगा महेंद्र जी की जैसे यस मैन नो मैन का सवाल नहीं होता। जैसे आपको सरकार किसी पदानुसांग के लिए चुनती है, तो जैसे मुझे जयपुर आरटीओ भी उन्होंने लगाया, जो सारे चुनौतीपूर्ण पद थे, सीईओ नगर निगम लगाया, जिला कलेक्टर लगाया, तो उनको मेरा काम पसंद है और मैंने हमेशा उनके भरोसे पे खरा उतरने की चेष्टा की है। और उन्होंने या गाहे बगाए लोगों से कहा कि नहीं देखो ये मैंने जो लगाया है कलेक्टर या सीईओ जिस भी पद पे, उन्होंने समीक्षा भी की है, लोगों से पूछा भी है और उन्होंने पाया कि मेरी उम्मीदों पे ये हमेशा खरे उतरे हैं। अब उसमें यस मैन और नो मैन कोई भी, मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री किसी पर्टिकुलर अधिकारी से ये नहीं मानता है कि वो उसका यस मैन बन के रहेगा। वो नियम प्रक्रियाओं में निष्णांत हो, लोगों को अच्छी प्रकर्षतापूर्ण, कौशलपूर्ण और निष्ठा से संवेदनशील शासन प्रशासन की नीतियों को ठीक से क्रियान्वयन करे। तो उस पैमाने पे मैं समझता हूँ खरा उतरा हूँ। तो उनको ये शायद शासन प्रशासन को हमेशा ये रहा है, वो कोई भी शासन प्रशासन हो। मैं जब चोमू एसीएम था, मैं आपको बहुत रोचक उदाहरण देना चाहूँगा कि मैं चोमू में एसीएम रहा 89 से 91 तक। तत्समय श्री भंवरलाल जी शर्मा यहाँ के बीजेपी का अध्यक्ष थे। वसुंधरा राजे जी ने उन्हीं को रिप्लेस किया था। तो उन्होंने मेरे को, जब मैं 93 में यहाँ बन गया था, 91-92 में कमिश्नर बन गया था। कमिश्नर तो खैर नहीं, उसको क्षेत्रीय आयुक्त को कमिश्नर बोलते थे नगर निगम में। तो मैं हवा महल पश्चिम में लगा था, तो वो उस समय मंत्री थे भंवरलाल जी। तो उन्होंने पार्टी अध्यक्ष भी थे, तो उन्होंने मेरे को बुला के कहा कि लड़के तुम चुनाव लड़ लो। मैंने कहा सर किस खुशी में, कहाँ से लड़ लूँ? बोले आप चोमू रह के आए हो, 89 से 91 तक हमने सर्वे कराया था, सर्वाधिक लोगों ने ये कहा कि साहब जगरूप सिंह को टिकट दे दो, वो जीत जाएगा भारतीय जनता पार्टी से। तो मैंने कहा सर मैं तो चुनाव अभी नहीं लड़ूंगा भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ूंगा मतलब
तो था उस समय भी मन था। नहीं, वो देखो, लोक संप्रेषण और लोकप्रियता मतलब लोग इसलिए देते हैं कि लोकप्रियता आपका हक नहीं होता। लोग, अगर आप लोगों के सुख दुख और उनके संघर्षों से जुड़ाव रखते हो, उनकी समस्याओं का निवारण ठीक से करते हो, आप अपने अधीनस्थ साथी अधिकारियों से, जो आपके सहयोगी अधिकारी, उनको भी उत्तरदायी पूर्ण व्यवहार करने के लिए कहते हो, लोगों के निराकरण जैसे सुख व्यसना बढ़ाते हो, दुखों में सहयोगी होते हो और उनके संघर्षों को आसान करते हो, तो मैं समझता हूँ कि लोग आपको पसंद करते हैं। तो उस समय भी लोगों ने पसंद की वजह से एकाग साहब जगरूप सिंह जी को अगर आप चौमुख से टिकट दे देंगे तो निश्चित रूप से चुनाव जीत जाएंगे। वो काफी लोकप्रिय हैं यहाँ। अब लोकप्रियता मेरा कोई हक नहीं है, लोगों की मोहब्बत है, उनको मेरा काम पसंद आया, मेरी खुली द्वार की पॉलिसी पसंद आई, संवेदनशीलता पसंद आई, लोगों के साथ सहयोग सामंजस्य करने का नीति पसंद आई, तो इस वजह से लोग पसंद करते थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि तब मैंने उनसे कहा कि मैं सर भारतीय, तो उन्होंने क्या कहा, कांग्रेस से लड़ोगे? मैंने सर मैं कांग्रेस से भी नहीं लड़ूंगा, अभी मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि मेरे बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल गोइंग हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं उनसे निवृत्त हो जाऊं, तो उसके बाद मैं, अगर लोग ऐसा सोचेंगे कि मुझे लोक जीवन में लोक प्रतिनिधित्व करना चाहिए तो मैं विचार करूंगा। अभी तो मेरी कंडीशंस ऐसी नहीं है, तो इसलिए मैंने हाँ नहीं भरी। कौन सा विधानसभा क्षेत्र रहेगा जहां से आपका मन है कि अगर टिकट मिले तो मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा, और वहां उसी जगह पे जाने का फिर मन क्यों है आपका? मैं महेंद्र जी ये कहना चाहूँगा कि जैसे नेचुरली आदमी जैसे अपनी पृष्ठभूमि में जहाँ जन्म लेता है, अपने गृह गांव होता है, या गृह तहसील होती है, या गृह जिला होता है, उसमें एक उसको सुविधा होता है, प्रशासनिक सुविधा होता है। लोग उसके काम को, चूंकि आजीवन आप जिन भी पदानुषंगों पे रहते हो, एक तो वो कार्य क्षेत्र मिलता है जो आपको, जहां आप काम करते हो, पर चूंकि हमारे शासन प्रशासन में बहुत अधिक अवसर लोगों को नहीं मिलते, कई बार राजनीतिक तंत्र है वो ठीक से लोगों की सुनवाई नहीं करता, तो वैकल्पिक रूप में वो अधिकारियों के पास आके अपने काम सुख दुख का वर्णन करते हैं, तो आप उसमें अगर सहयोगी हो जाते हो तो वो आपको मूल्य देते हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जब अधिकारी अगर मान लीजिए किसी अपने कार्य क्षेत्र में रहते हुए उस कार्य को नहीं कर पाते, तो वहाँ के जनप्रतिनिधियों के पास लोग पहुँचते हैं और वो अपना सुख दुख और संघर्षों की कहानियाँ उनसे कहते हैं। तो लंबे सेवा के अंतराल में मेरी मतलब हमारे अलवर ज़िले में जहाँ से मैं हूँ, ग्राम भुनगड़ा हीर, तहसील मुंडावर, जिला अलवर का मैं निवासी हूँ, तो वहाँ गांव के, समुदाय के और वहाँ के मुंडावर के, अलवर के भी, जहाँ पर भी जिस भी पदानुषंग पे मेरे से आके अगर उनकी कोई जायज़ काम थी, या उनको कोई उनका शोषण या अन्याय हो रहा था, या उनके साथ दिक्कत होती थी, तो मैं उनकी तत्काल हैप्पी टू हेल्प नीति के तहत मैं उनकी मदद करता था। और मेरे इसके पीछे कारण लोग और भी बताते हैं, क्योंकि जब मैंने पता किया तो आप राजस्थान की राजनीति में जिसका सबसे बड़ा नाम रहा, अलवर जिले से घासीराम जी के परिवार से आते हैं, जिनको राजस्थान सरकार भी बोलने की आदत थी फोन के ऊपर, उनके परिवार से आते हैं। तो क्या जो घासीराम जी थे, उनकी जो राजनीतिक विरासत है उसका भी अपने आप को उत्तराधिकारी समझते हैं क्या आप? नहीं, ऐसा नहीं है, उनका लोक संदर्श अलग था और उनकी राजनीतिक विरासत को तो अब वो उनका काल के हिसाब से वो उनका ग्रेसन लगभग 99 में हो गया था। तो मैं समझता हूँ एक लंबा अंतराल हो गया और इतने समय तक लीगेसी नहीं रहती। पर हाँ, ये सच है कि वो हमारे अग्रज हैं, परिवार में हैं और उनकी विरासत है, उनकी लोकशाही के संदर्श मुझे प्रभावित करते हैं, और उनका जैसे लोकतंत्र के प्रति, उदारवादी प्रजातंत्र के प्रति, और उनकी जो मतलब दक्षिणपंथी विचारधारा के से विरक्ति, ये सारी चीज़ें जैसे बचपन से देखी हैं, तो उनके व्यक्तित्व में भी जो एक अल्लड़पन था और जो ओघड़पन था, और जो एक वो अनकट जिसको कहना चाहिए, बिल्कुल रॉ व्यक्तित्व और गांव के समुदाय के लोग पसंद करते थे उनको। यद्यपि भाषण कला में कोई बहुत वो प्रवृत्त नहीं थे, घासीराम जी को स्टेज पे भाषण नहीं देना आता था, लेकिन 1 to 1 जब वो बात करते थे तो वो आदमी को प्राय संतुष्ट करके भेजते थे। और लोगों को मैंने ये उनसे ज़रूर सीखा है कि जैसे लोकशाही में वो ये मानते थे
कि आपका दायित्व है, जो आपके पास आता है तो आपकी पूंजी है, आप उसको अपनी रिसेप्टिविटी दीजिए और उसकी बात सुनिए, और जहाँ तक संभव हो, चाहे आपका वो विरोधी भी हो, चाहे विचारधारा से विरोधी है, चाहे आपका जात बिरादरी का है या नहीं है, आप कैसे भी उसकी बात सुनिए, उसको जोड़िए, तोड़िए मत। तो सिमिलरली मैंने भी थ्रू आउट लाइफ जो ओपन डोर पॉलिसी रखी कि भाई सेवा में आपके पास कोई व्यक्ति आता है, तो जैसे मैं एक बार मैं RSVTT में अपेक्षाकृत रूप से वहाँ पे कम लोगों से पब्लिक इंटरेक्शन होता था, तो मेरे चपड़ासी ने जो क्लास 4 था उसने पर्ची ले ली किसी आदमी से, तो बोल साहब फिर वो पर्ची लेके बोल सर इसको बुला लूँ। मैंने कहा भले आदमी, यहाँ एक तो वैसे ही लोग कम आते हैं, ऊपर से तुम पर्ची लेके डरा रहे हो। मैंने कहा उनको तुरंत बुलाओ। तुरंत बुलाओ। मैंने कहा देखो पब्लिक डीलिंग हमारा मुख्य काम है भी आप। मेरा सवाल ये है कि क्या घासीराम जी की जो लेगेसी रही या उनका जो प्रभाव है, जब आप चुनाव प्रचार में जाएंगे तो क्या उनका नाम लेंगे कि आपकी मैं उस परिवार से हूं? क्योंकि नई पीढ़ी में हो सकता है कि ना पहचान पाए, लेकिन अमूमन लोग पहचान जाएंगे। तो क्या आप घासीराम जी का जो एडवांटेज है, उनका जो नाम रहा है, कद रहा है, राजनीतिक कद रहा है, और कई चीजें और है घासीराम जी की जो लोग उनसे प्रभावित थे, क्या आप उनके नाम का इस्तेमाल करेंगे कि चुनाव में, अगर चुनाव लड़ते हैं तो? मैं यही कहना चाह रहा हूँ महेंद्र जी कि देखिए घासीराम जी की जो लीगेसी, राजनीतिक जो लीगेसी है, वो उनके व्यक्तित्व का, उनके कृतित्व का, उनके समय का, उनके जैसे चीज़ों का, वो तो स्पष्ट रूप से छाप है ही। और जो उनके साथ के लोग हैं, जो मुझे जानते हैं, जो उनको साझा रूप से जानते हैं, वो तो वैसे ही ये मानते हैं कि भाई ये उनके प्रतिरूप से हैं और ये निश्चित रूप से घासीराम जी की परंपरा को घासीराम जी से आगे लेके जाएंगे। अब रही बात उसकी कि ये तो कहते हैं कि फैसला जब भी चरागों का उठा, फैसला सिर्फ हवा करती है। आज उनकी लीगेसी के, उनकी पीढ़ी के, उनके पंक्ति के जो लोग बचे हैं, उनको एक आशा की किरण दिखती है और नई पीढ़ी में भी एक कौतूहल उनके बारे में है। पर राजनीतिक लीगेसी सीधे सीधे कोई क्लेम करने की, उत्तराधिकार की, तो पहली बात तो मैं उस मैं हूँ भी नहीं वो, चूँकि मैं परिवार में उनके भतीजे के रूप में जाना जाता हूँ। सीधे उनकी विरासत जो थी, एक बार कोशिश भी की थी उमा भाभी जी जो है उनकी पुत्रवधू है, उनको टिकट दिलाने की, और उसके पश्चात महेंद्र जब तक उनके सेकंड दूसरे पुत्र जो जीवित थे उन्होंने भी क्लेम की थी। फिर हमारी बहनें हैं, उनके राजा राम जी ने भी चुनाव लड़ा था, हमारे बहनों ने। पर आज परिवार में सभी की इच्छा है कि भाई मैं उनकी जो उत्तराधिकार को रिप्रेजेंट करूं, तो सारी बहनें भी, जैसे शकुंतला, सावित्री, शारदा और महेंद्र था, तो अपने जीवन काल में महेंद्र भी ये कहता था, उन्होंने मेरे सामने भंवर जितेंद्र जी को कहा था कि भाई हमारा भाई है जगरूप सिंह, इसको टिकट दो, हम सब इसके साथ हैं। तो उनको लगता था कि भाई ये लोकशाही के, लोकतंत्र के, जनतंत्र के तकाजों को जानता है और एक इसमें खुला आमंत्रण है, एक अपना आकर्षण रखता है और लोगों से के सुख दुख और संघर्षों में शामिल होता है। तो उनको लगता था कि जैसे पिताजी लोक जीवन में लोगों को जोड़ते थे, जगरूप में ये गुण है कि ये जोड़ सकता है। मैं जब आपके गृह क्षेत्र में, जब आपके गांव में, क्योंकि मैं जब भी किसी के पास जाता हूं तो मैं कुछ ना कुछ लेके जाता हूं उनके लिए, कुछ स्पेशल चीजें। मैं आपके गांव भी गया, आपके गांव के लोगों से मैंने बातचीत की, तो दबी जबान में उन्होंने एक बात तो कही मुझसे, चुनाव लड़ने का मन है और निश्चित रूप से घासी जी का नाम लिया जाएगा, राजनीति में होता है। बोलो उनका जो घासीराम जी का बेटा था महेंद्र, शराब अत्यधिक सेवन करते थे और उनकी मौत भी उसी कारण हुई। किसी दिन सुबह उनकी लाश मिली अलवर के किसी चौराहे पे। लोगों ने ये कहा कि उनसे पूछना कि जब चुनाव लड़ना है और घासीराम जी के परिवार से हैं, तो महेंद्र को, वो कलेक्टर थे उस समय भी, बड़े पदों पे थे, और आजकल ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि आप नशा मुक्ति केंद्र में भेज सकते हैं। आपने वो जो कोशिश है ना, वो बताइए आपने की या नहीं की, क्योंकि लोग इसको मना कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से बताइए। देखिए महेंद्र जी क्या है, महेंद्र अपने आप के ओगड़ पंथ के विचारकों में अपने को समझते, तो आचार्य रजनीश के बहुत ज़्यादा करीब थे। और वो जैसे हमारे आदरणीय घासीराम जी की तरह वो किसी के नियंत्रण में नहीं थे। ये संभव नहीं है कि उनको कोई उनकी इच्छा के विरुद्ध उनके कुछ भी कर दे। तो वो अपने आप में जैसे एक स्कूल थे और वो आचार्य रजनीश को मानते थे और उनको अपनी स्वतंत्रता और राजा स्वच्छंदता
किसी भी तरह से वो उसको नियंत्रित नहीं करना चाहते थे। मेरा उनसे अच्छा संबंध था, मैं यहाँ भी मेरे से मिलते थे तब भी, और परिवार में भी सबको पता है ये बात कि जैसे वो सबसे अधिक मेरे ही करीब थे और वो हमेशा जय जयकार करते यही थे। सवाल लोगों ने मुझे कहा कि सबसे ज्यादा करीबी उनके थे, और आप जिस पद पे हैं आप इस चीज को इस तरीके से डिनाई करें कि वो नियंत्रण में नहीं हो सकते। आप उस पद पे रहे हैं सर जहां नियंत्रण उनको करना भेजा ही, था, एक बार नियंत्रण करना ही। एक बार भेजा था तो वो हमारी बहन है सावित्री जी, उनको कह के मैंने उनको डलवाया था, तो काफी खफा हुए उन्होंने, उनको भी गालियां बकी और मेरे से भी खफा हो जाता। तो मैं एक सूत्र के रूप में रखता था, तो मैं प्रछन्नता उसको रखा कि आर्थिक रूप से मैं उनकी मदद करता था, जैसे उनके खाने पीने का, कपड़े पहनने का बंदोबस्त। जैसे मेरे को एक बार वो कहते मुझे कोट चाहिए, तो मैं नो कोट सिलवा के उनको दिए, फिर वो कहते थे लोगों से कि देखो मेरे को जरूर नो कोट दिए। सर अब एक बात बताइए कि आपने बता दिया कि आप अपने गृह क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। लड़ेंगे नहीं, आपने महेंद्र जी गलत इसको कनोट किया, लड़ेंगे नहीं। अगर मुझे ठीक समझा जाए और कोई राजनीतिक धारा से मुझे कैंडिडेचर मिलती है तो मैं जरूर लड़ूंगा। बाकी मेरी कोई ऐसी विशेष महत्वाकांक्षा नहीं है कि भी मैं तो जनप्रतिनिधित्व करूंगा ही करूंगा। बायोडाटा तो लगाएंगे ना, जब टिकटों की बात आएगी, बायोडाटा मांगते हैं आजकल सारी पार्टियां, तो बायोडाटा तो आप भेजेंगे ना अपना। बायोडेटा से टिकट कहाँ मिलते हैं? किसने एक टिकट मिलते? बायोडेटा से टिकट नहीं मिलते, और ना ही टिकट भंडारे करने से मिलते हैं, ना ही टिकट का तो देखो गणित तो दूसरा ही होता है। राजनीतिक धारा को अगर आप कटाक्ष कर रहे हैं भंडारे के नाम से। अभी एक बड़ा भंडारा हुआ था मुंडावर में। नहीं, मैं कटाक्ष नहीं कर रहा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूजुअली क्या होता है कि जैसे तकब्बुर से, घमंड से, गुरूर से, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। पॉलिटिकल पार्टियों में भी कई तरह के कंपल्सन होते हैं, राजनीतिक दल होते हैं, उनके कई तरह के अपने कंपल्सन्स होते हैं। कई बार वो जैसे जाति के आधार पे टिकट देते हैं, कई बार जैसे लिंक्स के आधार पे टिकट देते हैं कि भी कौन किससे वाबस्ता है, किससे संबंधित है। ग्रुपिज्म भी चलता है। कई बार जैसे लोकप्रियता भी मापदंड रहता है, कई बार जिताऊ का भी पार्टियां सोचती हैं कि भाई जो जीतने वाला हो। अब जीतने वाले का कोई सीधा सीधा पैमाना तो होता नहीं। अब जीतने वाला कई बार जैसे सर्वे वर्वे होते हैं, तो सर्वे में कुछ लोग तो जैसे जो सक्रिय रहते हैं, जो अपने होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर या इस तरह की सोशल मीडिया पे अपने बहुत ज़्यादा नैरेटिव चलाते हैं, तो वो करेंसी में रहते हैं। और कुछ मेरे जैसे लोग होते हैं कि अगर कोई मुझे काम मिलेगा, दायित्व तो सौंपा जाएगा, तो मैं अवश्य करूँगा। और वैसे मैं आपको कह चुका हूँ महेंद्र जी, मैं कोई बहुत महत्वाकांक्षी नहीं हूँ। अब कलेक्टर साहब एक बात बताइए, आप इतने पदों पे रहे हैं, आपने तमाम सरकारें देखी हैं, बीजेपी भी देखी है, कांग्रेस भी देखी है। अभी जब आप कलेक्टर थे, अंतिम दिनों में हो सकता है कि अंतिम दिनों का एपिसोड हो, एक फोन टैपिंग का मामला बड़ा चर्चा में रहा था, और बीजेपी लगातार कांग्रेस पे हमलावर रही थी। और जब फोन टैपिंग का मामला आता है तो प्रशासनिक अधिकारियों के जो जरिया होता है, उसी से ऐसे मामले होते हैं। क्या फोन टैपिंग होती है क्या राजनीति में? नहीं, मैं देखो महेंद्र जी, ये इस बात पे नहीं कह सकता, क्योंकि जिला कलेक्टर के लेवल तक नहीं। अगर जैसे किसी टेलीफोन को सर्विलांस में डालना, तो गृह सचिव, प्रमुख शासन सचिव गृह है या ईसीएस गृह है, उनकी पूर्व अनुमति से किसी टेलीफोन नंबर को सर्विलांस में रखा जा सकता है। और वो यूजुअली राजनीतिक प्रयोजनार्थ नहीं होता, वो किसी ना किसी मतलब घटित हुए क्राइम के लिए या घटना होने योग्य किसी क्राइम की दृष्टि से हुआ हो सकता है। तो इसकी प्रक्रिया है। अगर सर्विलांस पे एजेंसियां मांगती हैं कि भाई हमें अमुक आदमी के टेलीफोन की सर्विलांस, उस समय भी सरकार गिरने की स्थिति आ गई थी, फोन टैपिंग का मामला बड़ा उछला, देश भर की मीडिया में छा रहा सर ये। और आपसे मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आप सीनियर आईएएस रहे हैं, गहलोत के भी करीबी हैं। जब भी, हाँ, जैसा मुझे प्रशासनिक अधिकारियों से मैंने बात की कि गहलोत जी भी कई बार जब काम करते थे तो आपसे सलाह लेते थे, पूछते थे कि क्योंकि प्रशासनिक जो प्रक्रिया है उनमें आपका अनुभव ठीक है, तो क्या ऐसा होता है क्या, और क्या उस दौरान ऐसा हुआ होगा? सरकार जब गिरती है, क्योंकि इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता सरकार के लिए, सरकार बचाने से महत्वपूर्ण तो सरकार के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। क्या इसमें
मामला है फिर? नहीं, मैंने जो प्रक्रियागत जो तरीका है, जो प्रक्रिया है, जो संस्थित है, जिसका मोड है, वो मैंने आपको बताया। आया कोई घटना हुई या नहीं हुई, सरकार का जो भी आप बता रहे हो, वो तो आप ही जाने। पर जो मैंने बताया कि जैसे किसी नंबर को, चाहे पॉलिटिशियन का हो, चाहे किसी समाजशास्त्री का हो, चाहे बिजनेसमैन का हो, चाहे ब्यूरोक्रेट का हो, उसको अगर सर्विलांस पे लेना तो एजेंसी की जो भी अभिकरण है, एजेंसी चाहे पुलिस है, चाहे आपके एसओजी है, चाहे आपके एसीबी है, उनकी रिटर्न रिक्वेस्ट पे प्रमुख शासन सचिव गृह से पूर्व अनुमति लेके उनके दूरभाषों को सर्विलांस पे लिया जा सकता है, जिसको सर्विलांस में शायद सुना भी जा सकता है, वांछनीय हो तो टेप भी किया जा सकता है। तो वो किसी अपराध के घटित होने पे या संभावित होने पे, मैंने जो बताया आपको वही मेरा जवाब है। अब आया कोई हुआ या नहीं हुआ, कोई मुकदमा दर्ज हुआ सरकार, ये मेरे लिए लाइन आप रिटायर्ड हो चुके इसलिए पूछ रहे हैं। ऑन ड्यूटी तो आपको अनुमति नहीं होती इन चीजों को बाहर करने की, लेकिन आपका जो इतना लंबा चौड़ा अनुभव है उसके आधार पे मैं जानना चाह रहा था बस। लाइन में है मेरे लिए कि ये आया किसी का हुआ या नहीं हुआ। मैंने आपको प्रक्रिया बता दी, प्रक्रिया जैसे। अच्छा, एक दूसरी चीज और बताइए कि आप जिला कलेक्टर थे उस समय, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हुआ करते थे, सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री थे, फिर दोनों में अदावत हुई। सचिन पायलट अपने हेलीकॉप्टर को, प्लेन को लेके और मानेसर जाके बैठ गए। उस दौरान आप प्रशासन का हिस्सा थे, अफरा तफरी मची थी प्रशासन में, गहमा गहमी छा गई थी, अचानक से क्या हुआ? आपको क्या लगता है अपने नजरिए से कि क्या सचिन पायलट के हकों को अशोक गहलोत मार रहे थे क्या? देखिए, मैं जब आपने जिस घटना का, मानेसर घटना के समय, मैं दिसंबर 2019 में जिला कलेक्टर के पद से तो सेवानिवृत्त हो गया था, ये घटना 2020 की है। हाँ। तो सीधे सीधे मेरे कार्यकाल से वाबस्ता नहीं है। तो मैंने वो सब अखबारों में जैसा पढ़ा, जैसा लोक संदर्श में आया, उस समय बहुत रोचक बात है कि इस अभी भी चल रहे थे, तो इनके थानेदार के इंटरव्यू चल रहे थे, तो मुझसे कई विद्यार्थी, चूँकि मैं सेवा काल में भी यूजुअली प्रतियोगी परीक्षार्थियों का मार्गदर्शन करता रहता हूँ, और मेरे पास आते तो मैं उनको महत्वपूर्ण टिप्स देता हूँ, इंटरव्यू के लिए भी और रिटर्न के लिए भी। तो मेरे से किसी ने पूछा कि साहब आरपीएससी में ये सवाल पूछ रहे हैं कि साहब सचिन पायलट में और अशोक गहलोत में आप किसको ठीक मानते हैं? उन दिनों मानेसर का प्रकरण चल रहा था, तो मैंने कहा आपने क्या जवाब दिया? तो बोले साहब, किसी ने कहा कि साहब हमने ये दिया कि सचिन को। मैंने वो किस खुशी में? बोले साहब वो सचिन युवा है, तो मैंने फिर उनको प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना देना चाहिए, पार्टी अध्यक्ष क्यों नहीं बना देना चाहिए? युवा होने से मुख्यमंत्री का क्या लेना देना? जो मुख्यतः विधायक दल ये तय करता, तो ये सभी को लोक संज्ञान में उस समय भी उनके पास जो वांछित संख्या थी वो विधायकों की नहीं थी। तो वो उस संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि अशोक गहलोत ने उनके हकों को मार लिया, जैसा हम राजनीति पढ़ी है, समझी है, जानी है, और जैसा मतलब लोक संदर्श में आया है, और ये सब लोगों को पता है कि वो जो विधायकों का जो बहुमत है वो हमेशा अशोक गहलोत। सर वो सबको पता है वो प्रक्रिया, लेकिन एक प्रक्रिया ये जानना चाह रहा हूँ कि मैं, आप कलेक्टर रहे थे, आप तो चलो उससे पहले रिटायरमेंट हो गए थे, लेकिन आपने दोनों का कार्यकाल देखा, कभी आपको ऐसा लगा कि अशोक गहलोत की तरफ से या उसके खेमे की तरफ से कोई आया हो और आपको एक पर्ची दे के गया हो कि ये काम इनका रोकना है, ये काम इनका करना है? क्योंकि सचिन पायलट जैसा समझदार आदमी, जैसा मैं लोगों से सुनता हूँ और मैं आजकल नेताओं के पास बैठ रहा हूँ, तो ऐसा कदम जो उठाया उन्होंने, प्रेशर में आके तो उठाया होगा। उनके कंपल्सन्स तो देखिए, इसका तो जवाब वही दे सकते हैं, लेकिन मैंने अपने पूरे लोक जीवन, मतलब जो कार्यकाल उनके समय का, दोनों जो डिप्टी सीएम थे, ये सीएम थे, मैंने कभी भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, अशोक गहलोत जी ने कभी भी कोई ये नहीं कहा। उनके ग्रुप के जितने भी विधायक माने जाते थे कथित तौर पे, जैसे वेद प्रकाश सोलंकी जी जो हारे, वो सब बहुत प्रसन्न थे। और वो कभी भी जैसे मान लीजिए विराटनगर के विधायक थे, उनसे भी, और जो उनके कथित तौर पे जो उनके खेमे के माने जाते थे, वैसे मैं नहीं समझता। बहुत सारे अवसरों पे ये भी उन्होंने कहा कि साहब ये मेरे समर्थकों को, तो वो तो मैं समझता हूँ वो सब कांग्रेस के समर्थक है। व्यक्तिगत रूप से अगर निष्ठाएं और समर्थन अगर हम जुटाने लगे और ऐसे करने लगे, तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें सही दिशा या सही दृष्टि में नहीं है।
तो जो कथित तौर पे जो उनके माने जाते थे, तो मैंने इस भेद से कभी नहीं देखा। और शासन में कभी भी मुख्यमंत्री या शासन की ओर से कभी भी ये भेदभाव, भेदपरक दृष्टि की ओर से किसी भी कार्य को करने के लिए मुझे मेरे कार्यकाल में नहीं कहा गया। अच्छा, और एक चीज में मिस कर गया, बहुत बड़ी चीज बताई आपने कि वो इंटरव्यू बता रहे थे, वो कौन से बच्चों का इंटरव्यू था? आरएएस के बच्चों का इंटरव्यू था या वो जो राजस्थान पुलिस में एसआई भर्ती? ऐसा ही भर्ती का इंटरव्यू था। तो मैंने कहा आपने क्या बताया? तो नहीं, उन्होंने उसमें वो एसआई भर्ती में सवाल क्या पूछा गया था सर? सवाल ये पूछा था कि भाई सचिन पायलट और अशोक गहलोत में आप किसको ठीक समझते हैं? हाँ। तो मैंने कहा कि फिर क्या जवाब दिया? तो कुछ लोगों ने, जैसे कई लोगों से पूछा था उन्होंने, तो मैंने कहा, कुछ लोगों ने कहा साहब वो सचिन पायलट को। तो मैंने भी किस खुशी में? बोल साहब वो युवा हैं। तो मैंने, युवा हैं तो भाई देखो, युवा के तो लक्षण ये है कि भाई फिल्मों में काम कर सकता आदमी। हाँ। युवा होने से तो फिर युवा है तो देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना दे, पार्टी का, कांग्रेस का अध्यक्ष क्यों नहीं बना दे, मतलब राष्ट्रीय पार्टी का। तो मैंने कहा युवा होना किसी भी मुख्यमंत्री के लिए अर्हता नहीं है। आया विधायकों का समर्थन पर्याप्त हो, ये जरूरी है। अच्छा, फिर उन बच्चों के आपने रिजल्ट भी आया होगा उन उसके बाद में, और जो, क्योंकि आपको ही बताया था उन बच्चों ने, जिन्होंने सचिन पायलट का नाम लिया उस इंटरव्यू में और जिन्होंने गहलोत का नाम लिया, क्या आपने उसको एक बार खंगाल के देखा उस हिस्ट्री को कि भाई कौन से बच्चे फेल हुए हैं, कौन से पास हुए हैं? देखो क्या होता है कि बोर्ड ये सवाल इसलिए नहीं पूछता है कि वो कोई उनका जनमत जानना चाहता है कौन किसके पक्ष में है। उनका मकसद ये होता है कि भाई सवालों को ये एनालिटिकली रियल आंसर करते हैं या भावनात्मक दृष्टि से करते हैं। जिन बच्चों ने एसआई के इंटरव्यू में, जिन बच्चों ने गहलोत का नाम लिया, उनसे आपने उनका एनालिसिस किस तरीके से करते हैं आप? सकारात्मक उत्तर जो बनता है, सकारण उत्तर बनता है। कोई कारण, आपसे कोई जनमत संग्रह नहीं करते हो कि भाई कौन ठीक है। अगर ये सवाल बोर्ड करता है या कोई सदस्य करता है बोर्ड का, तो इसका मतलब ये होता है कि वो आपके एनालिटिकल फैकल्टी देखना चाहते हैं, गिवन सिचुएशन में जो आपको डेटा मिला हुआ, समंक मिला हुआ, उसको आप कैसे विश्लेषित करके और उसका सही विश्लेषण करके, सही अनुसंधान करके सही तथ्य तक कैसे पहुंचते हैं। मेरा एक सवाल बेसिक सा और है, फिर मैं उसी मुद्दे पे आऊंगा कि आप प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं। अभी रीट का एग्जाम हुआ, सेकंड ग्रेड का हुआ, फर्स्ट ग्रेड का हुआ, आरएस का होता है, एक लंबी प्रक्रिया होती है पेपर सेट करने की। उसके बावजूद 5-5, 7-7, 10-10 सवाल गलत निकल जाते हैं, बावजूद इसके कि सरकार जो चाहती है उसी तरीके से उनको आंसर को ठीक मानती है। इसकी प्रक्रिया इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि बच्चे पॉइंट से रह जाते हैं। 5 सवाल आपके पास में, 100 सवाल आपको सेट करने हैं। इतनी बड़ी टीम होती है सरकार के पास में कि 5 सवाल गलत कैसे हो सकते हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो ये है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि ये लाखों पेपर आउट हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, वो एक अलग मुद्दा है। उसमें हो सकती है, क्योंकि बहुत से लोगों के हाथ में जाता है पेपर और वो लीक हो सकता है, पैसे में किसी का भी ईमान बेचा जा सकता है, खरीदा जा सकता है। लेकिन 5 सवाल, 10 सवाल, 100 सवालों में से 150 में से हर पेपर में गलत होते हैं। कितने बच्चों का भविष्य खराब होता है, कोर्ट की शरण लेनी पड़ती है उनको, फिर उन्हीं से पैसा वसूला जाता है कि आप एक काम कीजिए कि 150 रुपए का ये फॉर्म लगाइए, वो लगाइए, और इस तरीके से उनको छला जा रहा है, ठगा जा रहा है। आप उस प्रक्रिया का हिस्सा रहे, ऐसा क्यों होता है सर? क्यों सरकार इस पे ध्यान नहीं देती कि इतनी सवाल गलत हो जाते हैं? महेंद्र जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जैसे दुर्भाग्यपूर्ण है, अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा में अगर क्वेश्चन पेपर सेट किए जाते हैं तो बेसिकली पहले क्वेश्चन लिए जाते हैं, फिर उनका एक बोर्ड बनाया जाता है जो उनकी स्क्रीनिंग करता है। स्क्रीनिंग के बाद फिर उसका रिव्यू का भी बोर्ड बनाया जाता है। उसके पश्चात भी अगर कोई सवाल अग्राह्य हो जाता है या गलत सेट हो जाता है, प्रश्न पत्र में आता है, या तो उसका उत्तर सही रीच नहीं किया जा सकता, प्रश्न की फ्रेमिंग ही गलत है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समझता हूँ आरपीएससी या जो भी परीक्षा कराने वाले निकाय हैं, जैसे राज्य सेवा सिलेक्शन बोर्ड है, आरपीएससी, 2 निकाय हैं, तो उनको इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। ऐसे उनको न केवल मतलब आगे प्रतिबंधित करें, उनके ऊपर आर्थिक जुर्माना भी लगना चाहिए। और उसका स्क्रीनिंग का जो टेस्ट है, मैं समझता हूँ कि एक और बॉडी उस पर बनाई जानी चाहिए जो ये देखे कि जितने, जैसे सारे एक पेपर के 100 सवाल तो फिर भी कोई देख सकती है स्क्रीनिंग कमेटी, क्योंकि आजकल ये होता है कि सवाल सब सब्जेक्टों के अलग अलग बनवा लिए जाते हैं क्वेश्चंस,
फिर उनको मिक्स करके उनमें से 5-6 पेपर सेट कर लिए जाते हैं, उनको फिर रिव्यू कमेटी को दिखाते हैं। स्क्रीनिंग कमेटी विभागीय जो विद्वान हैं उनकी बनाई जाती है। तो इस पे मैं समझता हूँ कंसिडर करने की ज़रूरत है, और इन पे ये निश्चित रूप से अगर एक आध सवाल तो कई बार हो जाता मुद्रण की त्रुटि वगैरह की वजह से, लेकिन अगर क्वेश्चनों की फ्रेमिंग गलत होती है, अगर मतलब क्वेश्चन का अग्राह्य फ्रेमिंग के कारण होता है, या उत्तर गलत दे दिया, या आपने उत्तरों के जो विकल्पों में सही उत्तर ही नहीं है, या कोई भी उत्तर, एक से अधिक उत्तर आपने उसमें दे दिए, तो ये देखना चाहिए। जैसे उसकी जो पेपर सेटिंग कमेटी है, और कमेटी के बाद रिव्यू कमेटी है। रिव्यू कमेटी के पश्चात भी मैं समझता हूँ कि सब्जेक्ट वाइज और 2 एक्सपर्ट की कमेटी, इनको जो परीक्षा संपादित करने वाली निकायों को बनानी चाहिए। और ये हमारे युवा जो प्रतियोगी छात्र छात्रा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। चलते चलते एक सवाल और सर, अब कि आजकल आरक्षण की विसंगतियां बड़ी देखने को मिल रही हैं। सीटें खाली रह जाती हैं, फिर उनका एक अलग से मोडस ऑपरेंडी सरकार की तरफ से जो वहाँ बैठे हैं वो अपने स्तर से कर देते हैं। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है, आरक्षण के हिसाब से सीटें निर्धारित नहीं है उसमें। कौन संस्था है जो इसको देखती है और किस तरीके से संज्ञान लेना चाहिए? और मुख्यमंत्री जी से तो आपकी बातचीत होती होगी कभी ना कभी, तो उनसे भी आप छात्रों के लिए आप एक बात कहिए कि जो आरक्षण विसंगतियां हैं, ये जो वहाँ सत्ता में बैठे लोग हैं या फिर जो वहाँ अधिकारी लोग बैठे हैं उनके लिए बहुत छोटी है, लेकिन किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल होता है वो। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मतलब आरक्षण है वो एक तरह का सामाजिक संरक्षण है उन लोगों को जो मुस्तहक हैं, और जिनको मैं समझता हूँ सामान्यतः सदियों सदियों तक शोषण का शिकार होना पड़ा है, चाहे वो स्त्री वर्ग के लोग हों, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति के वंचित समूह के लोग हों, चाहे ओबीसी के लोग हों। तो मैं समझता हूँ जो जिनको शिक्षा और सामाजिक दृष्टि से पिछड़ापन रहा, तो उनको यह आरक्षण के माध्यम से संरक्षण दिया गया है। तो वो उसके प्रावधानों की कड़ाई से पालन करने के लिए नेचुरली शासन और प्रशासन की तो मंशा होती है, लेकिन विभाग जो इसकी क्रियान्विति करता है, जैसे संप्रति जो आपने उदाहरण दिया कॉलेज शिक्षा में, तो कॉलेज शिक्षा निदेशालय को मैं समझता हूँ कि जो प्रावधान थे उसके अनुरूप ही इसकी रिक्तियों को विज्ञापित करना चाहिए था। जो आरक्षण के प्रावधान प्रयोज्य हैं, जो नियमासंगत हैं, तथ्यानुकूल हैं, उन्हीं के हिसाब से नियुक्तियों को प्रकाशित करना चाहिए था। लेकिन ये बात मतलब बहुत सारे जो मीडिया के माध्यम से संवाद हुआ है, आप भी ने भी ये सवाल किया है, तो जो जागरूक नागरिक वृंद हैं उनके माध्यम से, संचार के माध्यमों से, और कोई बात होगी तो हम भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में लाएंगे। इस तरह की विसंगति जो इकाईक रूप से किसी विभाग या उसके अधिकारी ने अज्ञानता की वजह से सायास अगर इस तरह की चेष्टा की, तो उसको दुरुस्त भी किया जाए, ऐसी राजाज्ञा दी जाए कि किसी भी तरह से जो प्रावधान है उनको निष्फल करने की चेष्टा नहीं की जाए। और ख़ास तौर से शिक्षा विभाग जो औरों को शिक्षित करता है, वही अगर इस तरह की गलतियां करेगा तो ये तो और भी त्रासद है कि जो जिनको ज्ञान देने का काम है खुद ही अज्ञान के अंधेरे में बैठे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इनको आरक्षण के प्रावधान है अपने आप में बहुत ही प्रांजल हैं, और उनको का लक्ष्य है वो तो लक्षित समूह तक वो लाभ पहुंचना चाहिए, उनको किसी भी तरह से उससे वंचित नहीं करना चाहिए। जो भी कतिपय प्रावधान किए हैं वो कम हैं ज़्यादा हैं, ये तो अमुक समाज या अमुक वर्ग के प्रतिनिधि अपनी मांग समय समय पर उठाते रहते हैं, लेकिन जो लाभ संदेह हैं उनको मिलने चाहिए। उनके ऊपर मैं समझता हूँ किसी को भी कोताही नहीं करनी चाहिए, डंडी नहीं मारनी चाहिए, और अगर कोई मारता तो उसको प्रतिकार मिलना चाहिए। अंतिम सवाल आज का, क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से, क्योंकि राजनीति में इशारों का बड़ा महत्व है, कोई इशारा दिया है क्या आपको कि जाओ और तैयारी करो? देखिए, ऐसा कोई इशारा मैं समझता हूँ कि कोई भी राजनीतिक दल इतने समय से पहले नहीं देता, पर हाँ ये जरूर है कि मतलब उनकी
बोले एक तुम ही नहीं तन्हा उल्फत में मेरी रुस्वा, इस शहर में तुम जैसे दीवाने हजारों हैं। वो मुझे कतिपय पसंद करते हैं, ये बात सही है। अब और ये बात भी आपने बार बार रेखांकित करने की चेष्टा की कि साहब वो आपसे सलाह लेते होंगे, ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री जी सलाह नहीं लेते, जब भी जिस पदानुसांग पे हो तो वो आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा कार्य करें और लोक जीवन को संवारें और लोगों आपकी कम से कम शिकायतें हों, और अगर लोग तारीफ कर दें तो क्या ही अच्छा है। और रही बात फीडबैक की, तो फीडबैक तो नेचुरल शासन प्रशासन की रीतियाँ, नीतियाँ, कार्यक्रम, पॉलिसी, प्रोजेक्ट, या आप जब इम्प्लीमेंट करते हो तो उसमें कोई अगर कमी खामी नज़र आती है या उसको सुगमता नहीं मिल पाती, तो वो आपका बताने का दायित्व है। तो समय समय पे जब आप जिस पदानुसांग पे हो तो वो बताया गया तो उन्होंने शायद अप्रिशिएट किया, तो मसरत की और मोहब्बत की नज़र तो रखते हैं। लेकिन ऐसा कोई इशारा अभी तक तो मुझे संकेतित हुआ नहीं है, आगे होगा तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा। ये थे हमारे साथ में जयपुर से पूर्व कलेक्टर रहे हैं, बहुत विख्यात रहे हैं। इनके कामों की प्रशंसा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कई बार की है। जगरूप यादव जी हैं, आप देख रहे हैं मेरे साथ ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।